जब मुझे मेरा साल के अंत का बोनस मिला 600 युआनेस, तब मैं कंपनी के सबसे बड़े 120 पार्टनर्स के जिम्मेदार लोगों के साथ डिनर कर रहा था। और उसी दौरान उन्हें पता चला कि मैं, जो उन्हें हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता था, मुझे पूरे साल के लिए बस इतना ही बोनस मिला है। तो टेबल का माहौल अचानक से बेहद ऑकवर्ड हो गया। और उसी वक्त मेरे कॉलीग्स ग्रुप चैट में 1500 युआनेस मिलने की खुशी में पागल हो रहे थे। लेकिन मैं बस शांति से अपना डिनर खत्म करता रहा। फिर ठीक 7 दिन बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और मैंने बिना एक सेकंड सोचे रिजाइन कर दिया। मेरे बॉस की चीखें तो लगभग फोन तोड़ देने वाली थीं। वो बार बार चिल्ला रहा था, क्यों सबने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली। असल में वो डिनर जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 7 दिन पहले हुआ था, शहर के सबसे लग्जूरियस होटल में रखा गया था। और वहां बैठे थे वो लोग जो हमारी नेटवर्क कंपनी की किस्मत तय करते थे। सेन, जो हमारी 90% इनकम का सोर्स था, हमारे 120 पार्टनर्स के हेड्स। और मैं ही वो अकेला था जो इन सबके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता था। उस वक्त मैं हाथ में वाइन का ग्लास लेकर टेबल्स के बीच कामली घूम रहा था। हर डायरेक्टर जनरल को ग्रीट कर रहा था जिन्हें मैं पहले से जानता था। उनमें से कई तो मेरे कंपनी ज्वाइन करने के पहले साल से ही मेरे साथ काम कर रहे थे और हमारा रिश्ता कब का सिर्फ प्रोफेशनल कोर्टिसी से आगे निकल चुका था। तभी डायरेक्टर चेन, जो एक बड़े नेशनल कॉन्ग्लोमरेट के परचेसिंग हेड थे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और ईमानदारी से बोले, सियाओ चेन, अगले साल हमारे ग्रुप का नया प्रोजेक्ट तुम ही संभालना, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। मैंने सीधा जवाब दिया, डायरेक्टर चेन, आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ हूँ आपके काम मेरे ही रहेंगे। तभी अचानक मेरी पॉकेट में रखा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। मैंने बहाना बनाया कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन कॉरिडोर के एक सुनसान कोने में जाकर मैंने WSAT ग्रुप चैट खोला। पूरा ग्रुप लाल रंग के लकी एनवेलोप से भरा हुआ था और मैसेज भेजने वाली थी लीना, जो असल में मेरा काम ऑर्गेनाइज करके उसी पर अपना नाम डालती थी। वो लिख रही थी, मुझे भी 1500 मिले, इस साल कंपनी कमाल की है, डायरेक्टर सान की लंबी उम्र हो, मेहनत का फल मिल गया। एक के बाद एक 1500 युआनेस के ट्रांसफर स्क्रीनशॉट्स ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे चेहरे पर इनविजिबल थप्पड़ पड़ रहे हों। बिना किसी एक्सप्रेशन के मैंने उन चमकते लाल मैसेजेस को इग्नोर किया और अपना बैंकिंग ऐप खोला। वहां एक नया ट्रांसफर रिकॉर्ड चुपचाप पड़ा था। अमाउंट 6800, ना कोई डेसिमल, ना कोई कंग्रेचुलेशंस, बस एक ठंडा सा नंबर, जैसे किसी इंटर्न की सैलरी हो। मैं करीब 10 सेकंड्स तक उस नंबर को देखता रहा। ना गुस्सा आया, ना डिसअपॉइंटमेंट, बस दिल में बची आखिरी उम्मीद भी उसी पल बुझ गई, जैसे सिर्फ ठंडी राख बची हो। लेकिन मेन टेबल पर माहौल अब भी लाइवली था। मैंने फिर से अपनी प्रोफेशनल स्माइल पहन ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी मेरे पास बैठे डायरेक्टर चेन टोस्ट कर रहे थे और उनका एल्बो गलती से मेरे फोन से टकरा गया। स्क्रीन जल उठी और शायद 6800 का नंबर उनकी नजर में आ गया। उन्होंने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए ग्लास नीचे रखा और कैजुअली पूछा, शाओ चेन, इस साल तुम्हारी कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो तुम्हारा ईयर एंड बोनस भी कम नहीं होगा, है ना? मैंने देखा तुम्हारे कॉलीग्स ग्रुप में खूब सेलिब्रेट कर रहे थे। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा और शांत आवाज में बस 2 शब्द कहे, 6800। और उसी पल वो शोर भरी मेन टेबल 1 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई, जैसे सारी आवाजें गायब हो गई हों। पास बैठे डायरेक्टर्स ने ये नंबर सुन लिया था। उनके एक्सप्रेशंस खुद एक कहानी थे, पहले शॉक, फिर डिसबिलीफ और फिर सीधी इंडिग्नेशन, क्योंकि वो सब दुनिया देखे हुए लोग थे। उन्हें साफ समझ आ गया कि जो इंसान पूरे साल बिना रुके उन्हें सर्विस देता रहा, जो कंपनी की 90% इनकम संभाल रहा था, उसे सिर्फ 6 युआनीज का बोनस मिला, जबकि ऑफिस में बैठे लोग, जिनके नाम तक उन्हें याद नहीं थे, 15,000 ले रहे थे। मतलब साफ था, माहौल तुरंत टेंस और अनकंफर्टेबल हो गया। लेकिन मैं ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ग्लास उठाकर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, डायरेक्टर्स, इस पूरे साल आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। ये टोस्ट आप सबके नाम। मैं तो इसे एक ही बार में खत्म करता हूँ, आप अपनी मर्जी से। इतना कहकर मैंने एक ही घूंट में पूरा ग्लास खत्म कर दिया। वो जलती हुई लिक्विड मेरी थ्रोट से नीचे उतरी, जैसे इन सालों की सारी थकान और सहनशीलता को जला देना चाहती हो। फिर मैंने खुद ही टॉपिक बदल दिया और अगले साल के मार्केट प्लान्स पर बात शुरू कर दी। अपने प्रोफेशनलिज्म से मैंने उस डिनर को फिर से नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन क्लाइंट्स अब बार बार एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी नजरों में कोई सिंपैथी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डिटर्मिनेशन था। डिनर अचानक ही खत्म हो गया और मेहमान एक एक करके जाने लगे और आखिर में डायरेक्टर चेन सबसे आखिरी में बाहर निकले। जब वो मेरे पास से गुजर रहे थे तो अचानक रुक गए। उनकी आंखें, जो न जाने कितने लोगों को देख चुकी थीं, सीधे मेरी आंखों में गहराई से देखने लगीं और फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जो सिर्फ मैं ही सुन सकता था, सियाओ चेन, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। ये जगह तुम्हारे एक भी ख्याल के लायक नहीं है। जब चाहो मुझसे कांटेक्ट करना। ये सुनकर मेरे सीने में हल्की सी गर्माहट उठी और मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। धन्यवाद डायरेक्टर चेन। आखिरी गेस्ट को विदा करने के बाद मैं अकेला अपने खाली घर लौटा। लेकिन बाकी रातों की तरह मैंने कंप्यूटर खोलकर काम के मेल्स चेक नहीं किए, बल्कि खुद के लिए एक कप चाय बनाई। मुझे ना गुस्सा आ रहा था, ना दुख, क्योंकि जब इंसान किसी चीज से पूरी तरह उम्मीद खो देता है तो इमोशंस भी एक बेकार लग्जरी लगने लगते हैं। मैंने कंप्यूटर खोला, लेकिन बोरिंग काम देखने के लिए नहीं,
बल्कि एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जिसका नाम रखा हैंड ओवर लिस्ट। फिर मैंने सिस्टमैटिकली हर टास्क का प्रोसेस, हर क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन और हर प्रोजेक्ट की बेसिक स्ट्रक्चर डिटेल में लिखना शुरू किया। मेरा दिमाग डराने वाली हद तक क्लियर था। फिर मैंने दीवार पर लगे कैलेंडर की तरफ देखा, जहां 7 दिन बाद की तारीख को लाल सर्कल से मार्क किया गया था और उसके बगल में 4 शब्द लिखे थे, फिंदेल कॉन्ट्राटो। मेरी नजर शांत और ठोस थी, बिल्कुल एक ऐसे जनरल की तरह जो न्यूक्लियर बटन दबाने वाला हो। आखिर में मैंने अपना फोन उठाया और WC पर उस हेड हंटर का कॉन्टैक्ट ढूंढा जिसे मैंने 1 महीने पहले ऐड किया था। तब उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जॉब बदलने का सोच रहा हूं, और मैंने जवाब दिया था कि फिलहाल मैं स्टेबल हूं। लेकिन अब मैंने वो पुराना मैसेज डिलीट किया और 3 नए शब्द लिखे, अब बात कर सकते हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 6 दिन बाकी थे। जैसे ही मैं ऑफिस में घुसा, एकदम से खुशी और एक्साइटमेंट की लहर मुझसे टकराई। हर कोई बड़ी रकम मिलने की खुशी में पागल था। कोई यूरोप ट्रिप की बात कर रहा था तो कोई नई कार लेने की। लीना ने नए चमकदार रेड हील्स पहन रखे थे और हाथ में एक लग्जरी ब्रांड का बड़ा सा बैग था जो दूर से ही चमक रहा था। वो जानबूझकर मेरे डेस्क के पास आकर रुकी। उसने बैग को मेरी टेबल के कोने पर ऐसे रखा जैसे गलती से रख दिया हो, और फिर एग्जैजरेटेड अंदाज में शिकायत करने लगी कि उसने कल इंपल्सिवली खरीद लिया और ये बैग उतना भी अच्छा नहीं है। फिर उसने कहा, ओ चेन किंग, तुम क्या सोचते हो? मैंने सिर तक नहीं उठाया। मेरी नजर स्क्रीन पर खुले हैंडओवर डॉक्यूमेंट पर ही टिकी रही और मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ठीक है। एक पल के लिए लीना की स्माइल जम गई। फिर उसने आवाज ऊंची करके बाकी लोगों को बुलाया, गर्ल्स, इस साल की हमारी बड़ी कमाई सेलिब्रेट करने के लिए मैं सबको बबल टी पिलाती हूँ, जो चाहो ऑर्डर करो। पूरी ऑफिस तालियों और चीयर से गूंज उठी। सब लोग उसके आसपास इकट्ठा होकर फोन से ऑर्डर देने लगे। हंसी और बातें पूरे माहौल में भर गईं। छोटी सी ऑफिस एक मार्केट जैसी लगने लगी। शुरू से लेकर अंत तक किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, तुम कुछ लोगे? जैसे मैं इनविजिबल था। इस सेलिब्रेशन से अपने आप अलग कर दिया गया था, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। दोपहर 3 बजे बॉस संगवाई अपनी वही बियर बेली और लाल चेहरे के साथ ऑफिस में आया। उसने ताली बजाई और सब शांत होकर उसे देखने लगे जैसे कोई हीरो हो। उसने जोरदार आवाज में कहा, इस साल हमारी कंपनी ने अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स हासिल किए हैं। ये आप सबकी मेहनत के बिना संभव नहीं था। उसकी नजर लीना और बाकी हाई बोनस पाने वालों पर गई और वो अप्रूविंग स्माइल के साथ बोला, मैं हमेशा कहता हूं, संके में हम मेहनती लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। मेहनत करोगे तो कंपनी जरूर नोटिस करेगी। अगले साल भी ऐसे ही मेहनत करना, हम बोनस डबल कर देंगे। वो बड़े उत्साह से एक ब्राइट फ्यूचर पेंट कर रहा था, लेकिन उसकी चालाक आंखें जैसे जानबूझकर मेरी तरफ देखने से बच रही थीं। जैसे मैं, जो 90% इनकम जनरेट करता था, मेहनती लोगों में आता ही नहीं हूं। स्पीच खत्म होने के बाद उसने मुझे इशारा किया। मैं शांतिपूर्वक उठा और उसके पीछे चल दिया। जैसे ही ऑफिस का दरवाजा बंद हुआ, उसके चेहरे की स्माइल थोड़ी फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक पैटर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन आ गया। उसने कहा, चिंचिंग, इस साल की बात को इतना दिल पर मत लो। मुझे पता है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, कंपनी सब देखती है। मैं बस अपना पानी का गिलास पकड़े चुपचाप उसकी एक्टिंग सुनता रहा। फिर वो बोला, लेकिन तुम्हें समझना होगा, तुम्हारी सक्सेस काफी हद तक कंपनी के प्लेटफॉर्म की वजह से है। सांके के गोल्डन ब्रांड के बिना वो बड़े क्लाइंट्स तुम्हें कैसे जानते? लीना और बाकी लोग भले तुम्हारी तरह बिजनेस में स्किल्ड ना हो, लेकिन उन्होंने इंटरनल कोऑर्डिनेशन और प्रोसेस मैनेजमेंट में बहुत मेहनत की है। फिर उसने अपने यूजुअल टोन में समझाना शुरू किया कि इस साल मेरा बोनस थोड़ा कम है, लेकिन ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का रिजल्ट है। उसने मुझे सलाह दी कि मैं अभी जवान हूं, मुझे लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए, और अगर मैं इसी तरह काम करता रहा तो अगले साल मेरा रेड एनवेलोप सबसे बड़ा होगा। मैंने सिर हिलाया और उतनी ही ग्रेटिट्यूड दिखाई जितनी जरूरी थी। फिर शांत आवाज में कहा, समझ गया डायरेक्टर संग, मैं और मेहनत करूंगा। संगवाय साफ तौर पर मेरी आज्ञाकारिता से खुश हो गया। जैसे ही मैं उसके ऑफिस से बाहर निकला, उसे लगा कि उसने अपने सबसे आज्ञाकारी काम के बैल को पूरी तरह काबू में कर लिया है। ब्रेक रूम से लीना और बाकी कोलीग्स की हल्की हल्की हंसी मेरे कानों में पड़ी, लेकिन बिना कोई एक्सप्रेशन बदले मैं सीधा अपने सीट पर लौट आया। उनकी जहरीली बातें अब मेरे लिए बस मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी थीं, जो मेरे दिल में जरा सा भी असर नहीं डाल सकती थीं। मैंने एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर खोला। उसके अंदर 50 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट था जिसका टाइटल था मैनुअल para el mantenimiento profundo de relaciones con clientes clave। इसमें सिर्फ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं थे, बल्कि हर कंपनी के डिसीजन मेकर्स की पर्सनल प्रीफरेंसेस और इंटरनल कॉम्प्लेक्स रिलेशंस तक डिटेल में लिखी हुई थी। ये मेरे सालों की मेहनत का निचोड़ था, उन 120 क्लाइंट्स की असली बैकबोन। मैंने शांति से इस मैनुअल के कोर हिस्से को एन्क्रिप्ट किया, उसे पैक किया और अपने पर्सनल क्लाउड में अपलोड कर दिया। ये सब करने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। तभी संगवाई अपने ऑफिस से बाहर आया और एक्साइटेड होकर बोला, गुड न्यूज, हमने एक और नया प्रोजेक्ट जीत लिया है। क्लाइंट ने स्पेसिफिकली हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर चेनकिंग को रिक्वेस्ट किया है। ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है। सारी नजरें मेरी तरफ घूम गईं। कुछ में जलन थी,
कुछ में छुपी हुई खुशी। मैंने सिर उठाया, संगवाई के कॉन्फिडेंट चेहरे को देखा और पहली बार उसे सीधे मना कर दिया। सॉरी डायरेक्टर संग, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन में खत्म हो रहा है। मैं इस प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी गारंटी नहीं कर सकता। क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बेहतर होगा आप किसी और को ढूंढ लें। पूरी ऑफिस में एकदम कब्र जैसा सन्नाटा छा गया। काउंटडाउन शुरू था, 5 दिन बाकी। तभी उस खामोशी को एक फोन की तेज रिंगिंग ने तोड़ा। ये कंपनी का सबसे बड़ा और पुराना क्लाइंट था। वॉशिंग ग्रुप का सिस्टम अचानक क्रैश हो गया था, जिससे उनकी पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक गई थी। वहां के टेक्निकल डिपार्टमेंट ने 2 घंटे इमरजेंसी इंस्पेक्शन किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। नॉमिनल क्लाइंट इंचार्ज होने के बावजूद लीना को टेक्निकल डायरेक्टर ने फोन पर बुरी तरह डांटा और वो बस बार बार यही कहती रही, हम इस पर काम कर रहे हैं। उसे खुद कुछ नहीं पता था। आखिरकार वॉशिंग की कॉल सीधे बॉस संगवाई के पास आई। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज में अल्टीमेटम दिया गया कि मुझे स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा और अगर 2 घंटे में सॉल्व नहीं हुआ तो वो न सिर्फ कोलैबोरेशन खत्म करेंगे बल्कि लीगल एक्शन भी लेंगे। ये सुनते ही संगवाई का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वॉशिंग का प्रोजेक्ट कंपनी की एनुअल इनकम का लगभग 20% था। उसे खोना मतलब लाइफलाइन खो देना। वो घबराहट में पसीना पसीना हो गया और अपना सारा ईगो भूलकर सीधे मेरे डेस्क की तरफ दौड़ा। उसकी आवाज में पहली बार विनम्रता थी। चेंचिंग, वॉशिंग के सिस्टम में प्रॉब्लम है, प्लीज तुरंत संभाल लो। पूरी ऑफिस इस सीन को जटिल नजरों से देख रही थी। मैंने ना कोई कंडीशन रखी, ना एटीट्यूड दिखाया, बस शांति से अपना लैपटॉप बंद किया, हेडफोन्स पहने और रिमोटली वॉशिंग के सर्वर से कनेक्ट हो गया। संगवाई और टेक्निकल टीम मेरे आसपास खड़े थे। इतनी चुप्पी कि कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। लीना सबसे बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और बैंगनी के बीच बदल रहा था। उसकी नजरों में जलन साफ दिख रही थी। मेरी स्क्रीन पर कोड की लाइंस तेजी से दौड़ रही थीं। अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने पहले ही सिस्टम अपडेट करते वक्त पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए मैंने तुरंत प्रॉब्लम की जड़ पकड़ ली। टेक्निकल स्टाफ सिस्टम की पूरी आर्किटेक्चर समझ नहीं पाया था, इसलिए वो इस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं सके। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही थीं। कोड फिक्स करना, सर्विसेज रीस्टार्ट करना, कैश क्लियर करना, सब कुछ एक स्मूथ फ्लो में चल रहा था। ठीक 1 घंटे बाद मैंने हेडफोन्स उतारे और संगवाई से कहा, हो गया। उसी समय मेरा फोन बज उठा। दूसरी तरफ वॉशिंग के टेक्निकल डायरेक्टर खुद थे। चेंचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम हमारे सेवियर हो। प्रोडक्शन लाइन फिर से चालू हो गई है। उसने राहत की सांस ली, फिर आवाज थोड़ा बदलते हुए बोला, सच कहूं तो तुम्हारे जैसे मास्टर का मेकर जैसी कंपनी में होना टैलेंट की बर्बादी है। ऐसी कंपनी इसके लायक ही नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्राइसिस सॉल्व होने के बाद संगवाई ने लंबी राहत की सांस ली, लेकिन इस बार उसकी नजरों में ग्रैटिट्यूड नहीं था, बल्कि डर और असंतोष साफ दिख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि जिसे वो हमेशा अपनी मर्जी से दबाता आया है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। ये देखकर लीना तुरंत उसके पास गई और धीरे से उसके कान में बोली, बॉस संग, ये जानबूझकर अपनी स्किल्स छुपा रहा था, बस इस मौके का इंतजार कर रहा था ताकि कंपनी के सामने खुद को दिखा सके और आपसे अपनी कंडीशंस नेगोशिएट कर सके। ये बात सीधे संगवाई के दिमाग में बैठ गई। वो ये मानना ज्यादा पसंद करता था कि उसका एम्प्लॉई उसे मैनिपुलेट कर रहा है, बजाय इसके कि वो ये स्वीकार करे कि उसकी खुद की मैनेजमेंट और जजमेंट कमजोर है। उसने मुझे देखा और उसका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा कॉशियस हो गया, लेकिन मुझे उसके इंटरनल ड्रामा से कोई मतलब नहीं था। क्राइसिस खत्म हो चुकी थी, मेरा काम पूरा हो चुका था। मैंने डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल प्रिंट किया, उसके डेस्क तक गया और धीरे से रख दिया। बॉस संग, ये मेरी वर्क हैंडओवर लिस्ट है, कृपया इसे रिव्यू कर लीजिए और किसी को असाइन कर दीजिए। संगवाई ने लापरवाही से उसे उठाकर पलटना शुरू किया। उसमें बस 120 क्लाइंट्स के कंपनी नेम्स, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और पब्लिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन असली चीजें जो एक्सपीरियंस और पर्सनल रिलेशंस पर डिपेंड करती थीं, जैसे मेंटेनेंस मैनुअल्स, की रिलेशनशिप डायग्राम्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, उनमें से कुछ भी नहीं था। प्रोसीजर के हिसाब से ये एक परफेक्ट हैंडओवर लिस्ट थी, लेकिन प्रैक्टिकली पूरी तरह बेकार। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले के आखिरी 4 दिनों में संगवाई ने आखिरकार लीना को मेरा काम लेने के लिए असाइन कर दिया। शायद ये उसका पावर शो करने का तरीका था, जैसे वो कहना चाहता हो, देखा, तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम भी मेरा पसंदीदा एम्प्लॉई आसानी से संभाल सकता है। लीना उस सूखी लिस्ट को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे कोई सीक्रेट डिक्री हो। वो घमंड से मेरे सामने बैठ गई और बोली, चेन किंग, एक एक करके एक्सप्लेन करो। हर क्लाइंट की स्पेशल प्रेफरेंसेस क्या हैं, उन्हें क्या सुनना पसंद है, उनके क्या टैबूज हैं, सब क्लियरली बताना होगा। उसका टोन ऐसा था जैसे वो कोई काम नहीं ले रही, बल्कि किसी क्रिमिनल से पूछताछ कर रही हो। मैंने लिस्ट खोली, पहले क्लाइंट पर इशारा किया और कहा, वॉशिंग ग्रुप, परचेसिंग डायरेक्टर चेनी यानुआ, फोन नंबर 39 ये कंपनी की पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स यहाँ हैं। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स अपेंडिक्स 3 में स्टैंडर्ड तरीके से एक्सप्लेन है। वो तुरंत बीच में टोकते हुए बोली, रुको, ये सब कौन सुनना चाहता है? मुझे वो जानना है जो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, जैसे मिस्टर चेन को कौन सा टी पसंद है, उनके साथ खाने जाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने सिर उठाया, उसकी तरफ शांति से देखा और कहा, मेरे हैंडओवर का कंटेंट
सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड इन्फॉर्मेशन तक सीमित है जो कंपनी की प्रॉपर्टी है और लिस्ट में रिकॉर्डेड है। मिस्टर चेन के साथ मेरी पर्सनल रिलेशनशिप और मेरी एक्यूमुलेटेड कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस मेरी पर्सनल एसेट है, ये मेरे हैंड ओवर ऑब्लिगेशंस में नहीं आता। ये सुनकर लीना गुस्से से लाल हो गई। तुम कोऑपरेट नहीं कर रहे हो चेन किंग, ये मत समझना कि तुम जा रहे हो तो तुम बहुत बड़े हो। उसकी आवाज तेज और कर्कश हो गई, जो शांत ऑफिस में और भी चुभ रही थी। मैं अपनी चेयर पर पीछे झुक गया और पहली बार उसे ध्यान से देखा। वो सबके सामने बिना छुपाए अपना एग्रेशन दिखा रही थी। मैंने कहा, जो हैंड ओवर डॉक्यूमेंट मैंने लिखा है उसमें कौन सी लाइन तुम्हें समझ नहीं आई, या फिर तुम्हारी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि ये बेसिक क्लाइंट डॉक्यूमेंट समझ सको? ये एक ही वाक्य सीधे लीना की सबसे बड़ी कमजोरी पर लगा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, होंठ कांपने लगे, लेकिन वो एक शब्द भी जवाब नहीं दे पाई। आसपास के कलीग्स धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। कुछ लोग लीना को देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, जैसे उसे पहली बार कोई टक्कर मिली हो, जबकि कुछ लोग मुझे एरोगेंट समझ रहे थे कि मैं जाने से पहले इतना बोल्ड होकर फेवरेट एम्प्लॉय को सबके सामने चैलेंज कर रहा हूं। सिचुएशन हाथ से निकलती देख संगवाई को अपने ऑफिस से बाहर आना पड़ा। उसने कहा, ठीक है, हम सब कलीग्स हैं, शांति से बात करो। फिर गला साफ करके कॉन्डिसेंडिंग टोन में बोला, चिंचिंग, थोड़ा जेनरस बनो। लीना बस काम के लिए पूछ रही है, वो एक्सपीरियंस शेयर कर दो। हम सब कंपनी के लिए ही तो करते हैं। संगवाई की ये बात सुनकर मैंने उसके उस पाखंडी चेहरे को देखा और अंदर ही अंदर बस यही लगा कि कितना हास्यास्पद है ये सब। मैंने शांत लेकिन सीधी आवाज में कहा, बॉस संग, एक्सपीरियंस सिर्फ लोगों के साथ पर्सनल इंटरेक्शन से ही आता है। अगर लीना को बेसिक क्लाइंट रिलेशन समझने के लिए भी किसी का हाथ पकड़ना पड़े तो मेरा सुझाव है कि कंपनी को दोबारा सोचना चाहिए कि वो इस पोजीशन के लायक है या नहीं। मेरी ये बात किसी तेज धार वाले चाकू की तरह थी जिसने लीना के अहंकार को चीर दिया। संगवाई का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया और पूरी ऑफिस एकदम कब्र जैसी खामोशी में डूब गई। उसी तनाव भरे माहौल में मेरा फोन हल्के से वाइब्रेट हुआ। मैंने उठाकर देखा, मिस्टर चेन का वीचैट मैसेज था। जैसे ही मैंने उसे खोला, एक नई कंपनी की बेहद पॉलिश्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑफर लेटर सामने थी, जिसका नाम तक मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उसमें मेरा पोजीशन सीनियर पार्टनर था और सैलरी इतनी बड़ी थी कि मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मैंने फोन बंद किया, सिर उठाया और संगवाई की भारी अंधेरी नजरों से नजर मिली। लेकिन इस बार मेरे दिल में एक अजीब सी राहत थी, जैसे अब ये सब सहने की जरूरत ही खत्म हो गई हो। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले का आखिरी दिन आ चुका था। मेकर नेटवर्क में मेरा फाइनल डे। मैंने पूरा सुबह अपना वर्क स्पेस साफ करने में बिताया, अपने सारे पर्सनल सामान को एक बॉक्स में पैक कर लिया, कंप्यूटर के सारे पर्सनल फाइल्स परमानेंटली डिलीट कर दिए। डेस्क पर सिर्फ कंपनी का लैपटॉप और फोन बचा था, जैसे मैं कभी यहाँ था ही नहीं। कॉलीग्स 2-3 के ग्रुप में आते, फॉर्मल बातें करते, लेकिन उनकी आंखों में ना कोई मुझे रोकने की इच्छा थी, ना कोई नॉस्टैल्जिया, बल्कि एक अजीब सा मजा था, जैसे वो कोई ड्रामा देख रहे हों। उनके हिसाब से मैं बस एक टेक नर्ड था जो कंपनी के प्लेटफॉर्म के बिना कुछ भी नहीं था, और जल्द ही सोसाइटी मुझे कुचल देगी। तब मैं मेकर के दिनों को याद करूंगा। लीना तो बिल्कुल भी अपना तिरस्कार छुपा नहीं रही थी। वो मेरे पास खड़ी होकर हाथ बांधकर सार्कास्टिक अंदाज में बोली, वाह, लगता है किसी को पंख लग गए हैं। आगे जब मेकर जैसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा तब देखेंगे क्लाइंट्स के सामने इतनी एरोगेंस कैसे दिखाते हो। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस हल्की सी मुस्कान के साथ आखिरी फाइल भी परमानेंटली डिलीट कर दी। दोपहर में संगवाई ने मुझे आखिरी बातचीत के लिए बुलाया। अपनी बड़ी बॉस वाली कुर्सी पर बैठकर उसने कॉन्डिसेंडिंग टोन में कहा, चेन किंग, इस बार तुमने ठीक बिहेव नहीं किया, लेकिन इतने सालों की मेहनत को देखते हुए मैं इसे नजरअंदाज कर देता हूँ। कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, बस उस समय सैलरी फिर से नेगोशिएट करनी होगी। शायद उसे लगा ये मेरे लिए सबसे बड़ा एहसान है। मैंने शालीनता से मुस्कुराकर धीरे से कहा, बॉस संग, उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी आप मुस्कुरा पाएंगे। शाम के 5 बज चुके थे, जाने का समय हो गया था। मैंने अपना कार्टन बॉक्स उठाया और आखिरी बार अटेंडेंस मशीन पर अपनी फिंगरप्रिंट लगाई, बिना किसी को अलविदा कहे, बिना एक बार भी पीछे मुड़े। पूरी ऑफिस की सिंपैथी, मजाक और इंडिफरेंट नजरों के बीच मैं शांति से उस जगह से बाहर निकल गया जहां मैंने अपनी जवानी के इतने साल दे दिए थे। और उसी समय प्रेसिडेंट ऑफिस में संगवाई का फोन लगातार बज रहा था। सैकड़ों कंपनीज बिना एक भी एक्सेप्शन के मेकर के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहती थीं। बेहतर कंडीशंस देने के बावजूद वो साफ मना कर रही थीं, और इसकी एक ही वजह थी, मैं जा चुका था। संगवाई डर के मारे फोन को इतनी जोर से पकड़ रहा था कि उसका स्क्रीन प्रोटेक्टर तक टूट गया। वो घबरा कर चिल्लाया, जल्दी जल्दी चेन किंग को वापस लाओ। रिजाइन करने के अगले दिन सुबह मुझे अलार्म ने नहीं बल्कि खिड़की के बाहर पक्षियों की आवाज ने जगाया। मैंने सिंपल स्पोर्ट्स कपड़े पहने और नीचे पार्क में दौड़ने निकल गया, मेकर नेटवर्क के उस कैलकुलेशन भरे माहौल से दूर। यहां तक कि हवा भी अलग और फ्रेश लग रही थी। मैं झील के किनारे रुककर अपने रिफ्लेक्शन को देखने लगा। मुझे बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उल्टा एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तभी मेरी पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने निकाला। वीचैट ग्रुप से मैसेज था। मेन ग्रुप तो मैं छोड़ चुका था, लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट के कुछ कॉलीग्स जिनसे मेरी बनती थी, उन्होंने प्राइवेट मैसेज किया था, अब जब तुम जा चुके हो, आज फिर वॉशिंग के लोग प्रोग्रेस के लिए दबाव डालने आए थे। तुम्हारे रिप्लेसमेंट ने तो बॉस को पागल कर दिया है।
ये मैसेज पढ़ते ही मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले चैट बंद कर दिया और होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। मैं मेकर की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से जानता था। वो एक ऐसी इमारत थी जो रेत पर बनी थी और मैं उसका सबसे अहम कॉर्नरस्टोन था। मेरे जाते ही सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं गई थी, बल्कि हर क्लाइंट का ट्रस्ट और गारंटी भी साथ चला गया था। इस वक्त मेकर का ऑफिस पूरी तरह कैओस में डूबा होगा। लीना अब मेरे पुराने डेस्क पर बैठी थी। उसके सामने क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स की एक लंबी शीट खुली थी, जिसे वो घूर रही थी लेकिन समझ कुछ नहीं पा रही थी। पहले वो सिर्फ साइन करती थी और बोनस लेती थी, लेकिन अब जब उसे सच में इन कॉम्प्लेक्स डिमांड्स का सामना करना पड़ रहा था तो उसे कोड की पहली लाइन तक समझ नहीं आ रही थी। वो चिढ़कर बोली, ये आखिर है क्या? क्या चेंचिंग ने जानबूझकर अपनी स्किल्स छुपाई थी? ये इंटरफेस कॉल क्यों नहीं हो रहा? उसके बगल में खड़ा टेक्नीशियन धीरे से बोला, मिस लीना, ये मिस्टर चेन ने पुराने वॉशिंग सिस्टम के लिए स्पेशली कंपैटिबिलिटी लॉजिक लिखी थी। ये डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, सब उनके दिमाग में था। उधर मैं पार्क की एक बेंच पर बैठा दूर डूबते सूरज को देख रहा था और मन ही मन बोला, संगवाई, ये तो बस शुरुआत है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारी वो फेक फाउंडेशन असली कोर खोने के बाद कैसे धीरे धीरे टूटती है। रिजाइन करने के तीसरे दिन मैं अपने सोफा पर बैठा एक इंडस्ट्री रिपोर्ट पढ़ रहा था जो मुझे हेडहंटर ने भेजी थी, और जैसा मैंने सोचा था, संगवाई चुप नहीं बैठा। अचानक फोन बजा और स्क्रीन पर वही जाना पहचाना नंबर चमक उठा। मैंने उसे पूरे 30 सेकंड्स तक बजने दिया, फिर आराम से उठाया। उसने बनावटी नरमी से कहा, शाओ चेन, घर पर आराम कर रहे हो? कैसे हो? मैंने सीधा जवाब दिया, डायरेक्टर संग, आपने तो मुझे कभी खाने पर बुलाने का भी समय नहीं निकाला, अब पूछ रहे हैं। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे लिए अभी सब ठीक है, शांति है। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा, फिर उसकी हल्की भारी सांसें सुनाई दी। मुझे पता था इस वक्त उसके ऊपर कंप्लेंट्स की बाढ़ आई हुई है। उसकी झूठी प्रॉमिसेस सुनकर मुझे सिर्फ घिन आती। अगर वॉशिंग और बाकी बड़े क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट वापस लेने की धमकी नहीं दे रहे होते तो शायद वो मुझे कॉल करने की भी जरूरत नहीं समझता। कॉल खत्म होते ही मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। वो सोचता था कि मैं उन चीप एम्प्लॉइज में से हूं जो हड्डी के लिए पूंछ हिलाते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन सालों की पेशेंस में मैंने उसकी ग्रीड और शॉर्ट साइटेडनेस को पूरी तरह समझ लिया है। बाहर धीरे धीरे रात उतर रही थी। मैंने कंप्यूटर खोला और एक नई फोल्डर बनाई जिसका नाम रखा डिपार्चर। मैं सिर्फ जाना नहीं चाहता था, मैं वो सब साथ ले जाना चाहता था जो मेरा था, ताकि सानके एक खाली खोल बनकर रह जाए। रिजाइन करने के 5वें दिन वॉशिंग ग्रुप के परचेसिंग डायरेक्टर चेन ने मुझे चाय पर बुलाया। वो एक बेहद शार्प इंसान था और संके में रहते हुए मेरा सबसे वैल्यूड पार्टनर भी। टी हाउस में हल्की खुशबू फैली हुई थी। उसने मुझे गहरी नजरों से देखा, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। उसने कहा, शाओ चेन, तुम्हारे जाने के बाद संके पूरी तरह ठप हो गया है। कल संगवाई खुद अपनी टीम लेकर आया था, पूरा दोपहर बैठा रहा, लेकिन एक भी सोल्यूशन नहीं दे पाया। लीना बस औपचारिक बातें करती रही। मैंने शांत स्वर में कहा, डायरेक्टर चेन, ये उनका मामला है, मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं। उसने अपनी चाय नीचे रखी, थोड़ा आगे झुका और गंभीर आवाज में बोला, सच कहूं तो वॉशिंग में हम तुम्हारी वैल्यू जानते हैं। तुम्हारे बिना उस प्रोजेक्ट को संके को देना हमारे लिए रिस्की है। मैंने लीगल डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू करने को कह दिया है। मैंने बिना ज्यादा रिएक्शन दिए चाय का एक घूंट लिया, क्योंकि ये सब मेरे कैलकुलेशंस में पहले से था। फिर उसने कहा, शाओ चेन, क्या तुम खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचोगे? अगर तुम स्टार्ट करते हो तो वॉशिंग का पहला ऑर्डर मैं तुम्हें ही दूंगा। ये एक बहुत भारी वादा था, लेकिन मैं जानता था कि अभी सही समय नहीं आया है। मैंने हल्की सांस लेकर कहा, डायरेक्टर चेन, संगवाई जैसे लोग अगर सच में दर्दनाक तरीके से नहीं गिरते तो उन्हें कभी पछतावे का मतलब समझ नहीं आता। फिर शांत स्वर में जोड़ दिया, धन्यवाद, मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं ताकि सब कुछ समझ सकूं और अपने दिमाग में चल रही कुछ आइडियाज को क्लियर कर सकूं। जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो सबसे पहले आपसे ही कांटेक्ट करूंगा। टी हॉल से बाहर निकलते ही ठंडी रात की हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने पीछे मुड़कर उस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को देखा जो धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था, और उसी पल मेरे दिल में एक बड़ा प्लान आकार लेने लगा। मुझे किसी और कंपनी का एम्प्लॉय बनना नहीं था। मैं ऐसी जगह बनाना चाहता था जहां टेक्नोलॉजी की रिस्पेक्ट हो, जहां टैलेंट के रूल सच में मायने रखते हों। उसी हफ्ते सैन नेटवर्क के अंदर का माहौल दिन ब दिन और ज्यादा टेंस होता जा रहा था। भले ही मैं वहां नहीं था, लेकिन जो लोग 150 के बोनस के लिए लड़ रहे थे और रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने एक दूसरे पर ब्लेम डालना शुरू कर दिया था। लीना, जो नॉमिनल इंचार्ज थी, सबकी आलोचना का सेंटर बन गई। कोई उस पर चिल्ला रहा था, मिस लीना, आपने खुद ये रिक्वायरमेंट साइन की थी, अब लॉजिक काम नहीं कर रहा तो हमें ऐसे ही छोड़ दोगी क्या? और वो जवाब दे रही थी, मैंने साइन किया तो क्या, मैंने तुम्हें चेन किंग के छोड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए? तुम जैसे टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स एक एमेच्योर के कोड को भी नहीं समझ सकते? ऐसे झगड़े रोज होने लगे। संगवाई अपने ऑफिस में छुपा बैठा था, बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। शुरुआत में उसे लगा था कि लीना को प्रमोट करके सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। उसके पावर गेम्स के अलावा उसके पास टेक्निकल क्राइसिस संभालने की कोई एबिलिटी ही नहीं थी। उसी समय संगवाई अपने डेस्क पर पड़े वकीलों के सख्त लेटर्स को घूर रहा था। वॉशिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता था और 2 बड़े पार्टनर्स भी पीछे हटने की सोच रहे थे। सालों से बनाई उसकी रेपुटेशन
मेरे जाने के बाद तेजी से गिर रही थी। वो गुस्से में लीना पर चिल्लाया, तुमने नहीं कहा था कि चेन किंग के जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा? अब बताओ इस गड्ढे को कैसे भरोगी? लीना सिर झुकाकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब उसका पुराना घमंड कहीं नहीं था। उसे समझ आ गया था कि जिसे वो हमेशा तुच्छ समझती थी वही असल में उसका आखिरी सहारा था। उसने धीरे से कहा, डायरेक्टर सांग, क्यों ना हम उस पर कमर्शियल सीक्रेट्स चोरी करने का आरोप लगाकर केस करें? उसे मजबूर करेंगे वापस आने के लिए और सोर्स कोड देने के लिए। संगवाई ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए चालाकी चमकी, लेकिन तुरंत ही वो बेबसी में दब गई। उसे पता था कि ये कदम उठाया तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उधर मैं अपने घर पर कंप्यूटर के सामने बैठा था, चुपचाप देख रहा था कि संके की हालत कैसे धीरे धीरे गिरती जा रही है। रिजाइन करने के 7वें दिन, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म होने के 1 हफ्ते बाद, मैंने अपना स्टडी रूम सेट किया। दीवारें मेरे नए प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर डायग्राम से भर चुकी थीं। इस हफ्ते मैंने 3 हेडहंटर ऑफर्स ठुकरा दिए और संगवाई के दर्जनों अपॉलॉजी मैसेजेस को इग्नोर कर दिया। मैं बस इंतजार कर रहा था उस मौके का जब संके कभी फिर से खड़ा ही ना हो सके। तभी फोन बजा। डायरेक्टर चेन का वॉइस मैसेज था। उसकी आवाज थोड़ी जल्दी में लग रही थी। शो चेन, संगवाई पागल हो गया है। उसने इंडस्ट्री ग्रुप्स में नोटिस डाल दिया है कि तुम कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी लेकर भाग गए हो। वो कई कंपनीज के साथ मिलकर तुम्हें ब्लैकलिस्ट करना चाहता है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, ब्लैकलिस्ट? शायद उसे याद नहीं कि उन टेक्नोलॉजी पैटेंट्स के ओरिजिनल ड्राफ्ट्स किसके पास हैं। मैंने बिना जल्दबाजी किए एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर खोला जिसमें मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरी था, जिसे मैं कंपनी ज्वाइन करने के पहले साल से ही मेंटेन कर रहा था। उसमें हर कोर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के डिटेल्ड रिकॉर्ड्स थे, टाइम स्टैम्प्स के साथ, ओरिजिनल सोर्स कोड के साथ, सब कुछ साफ साफ। मैंने मन ही मन कहा, संगवाई अगर लीगल गेम खेलना चाहता है तो मैं भी इसे अंत तक खेलूंगा। उसी दोपहर मैं शहर के सेंटर में एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर के एंट्रेंस पर खड़ा था। डायरेक्टर चेन ने मेरे लिए ये स्पेस अरेंज करवा दिया था। छोटा था लेकिन मेरे पहले कदम के लिए काफी था। मैंने खिड़की के पास खड़े होकर नीचे की भागती दौड़ती सड़क को देखा और धीरे से कहा, आज से ये जगह किंग लैंड टेक्नोलॉजी है। मुझे पहले से पता था कि संगवाई का ये बैन वाला ऑर्डर जल्दी ही मजाक बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो क्लाइंट्स जो सान की वजह से इतना सफर कर चुके थे मुझे फिर से राइज करते देखेंगे, वो खुद ही सबसे सही फैसला ले लेंगे। उसी समय सेंग नेटवर्क अपने आखिरी उन्माद में डूब रहा था। संगवाई और लीना को लगा था कि उन्होंने मेरी कमजोरी पकड़ ली है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो खुद एक एक कदम चलकर उस कब्र की तरफ जा रहे हैं जो मैंने पहले ही उनके लिए खोद रखी थी। संगवाई का ये बैन ऑर्डर पूरी इंडस्ट्री में ठंडी हवा की तरफ फैल गया। मैं अपने नए किराए के वर्क स्पेस में बैठा फोन पर हेडहंटर एजेंसीज के अपॉलॉजी मैसेजेस देख रहा था, लेकिन मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके शब्द नरम थे लेकिन मैसेज साफ था। संगवाई ने इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात कर ली थी, जो भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा उसे संके को सपोर्ट करने वाली बड़ी कंपनियों का सामना करना पड़ेगा। ये बचकानी चाल मैंने पहले ही सोची हुई थी। मैंने फोन बंद किया और व्हाइट बोर्ड पर नए सिस्टम की कोर लॉजिक ड्रॉ करने लगा। तभी दरवाजे के बाहर हल्के कदमों की आवाज आई। वो शाओवांग था जो पहले मेरे साथ टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करता था। उसने आते ही कहा, चेन, मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और पूछा, कौन रेजिग्नेशन प्रोसेस पूरा हो गया? संगवाई ने परेशान तो नहीं किया। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। अब कंपनी में हर कोई डर के माहौल में जी रहा है। लीना अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए दिन भर ये चेक करती रहती है कि किसका तुमसे प्राइवेट कांटेक्ट है, और बॉस ने हमें मजबूर किया कि हम उस एन्क्रिप्टेड लॉजिक को क्रैक करें, वरना पूरी टीम का बोनस काट देंगे। मैं अब और सहन नहीं कर सकता था। चेन, अगर तुम्हें लोगों की जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, बिना सैलरी के भी। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। संगवाई को लगा था कि वो अपनी पावर से मेरे सारे रास्ते बंद कर देगा, लेकिन वो ये भूल गया कि इंसानों के दिल कभी धमकियों से नहीं खरीदे जा सकते। मैंने शांत होकर कहा, सैलरी होगी और पहले से ज्यादा होगी, लेकिन उससे पहले हमें इस फेक बैन ऑर्डर से निपटना होगा। मैंने कंप्यूटर ऑन किया और उस प्रोफेशनल टेक्निकल फोरम में लॉगिन किया जहां मैं काफी समय से एक्टिव नहीं था। वहां मैं सिर्फ चेनकिंग नहीं था, बल्कि इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम था जिसके हजारों फॉलोअर्स थे। अगर संगवाई मुझे बदनाम करना चाहता था तो मैं उसे दिखाने वाला था कि असली काउंटर अटैक क्या होता है। रिजाइन के 10वें दिन मुझे लीना का अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। उसकी आवाज अजीब तरह से नरम थी। वो मिलना चाहती थी और कह रही थी कि कंपनी की तरफ से माफी मांगना चाहती है। मुझे पता था ये ट्रैप है, फिर भी मैं गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इस बार संगवाई कौन सा नया खेल खेलने वाला है। रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में लीना बहुत सजी धजी थी और टेबल महंगे खाने से भरी हुई थी। जैसे ही मैं अंदर गया वो करीब आई और मेरा हाथ पकड़ने लगी। चेन किंग, पहले मैं ही चीजों को समझ नहीं पाई, तुम दिल पर मत लेना। डायरेक्टर सांग ने कहा है कि अगर तुम सिस्टम का टेक्निकल ऑथराइजेशन प्लान दे दो तो रुकी हुई कोलैबोरेशन तुरंत वापस शुरू हो जाएगी और कंपनी तुम्हें एक्स्ट्रा कंसल्टेंसी फी भी देगी। मैंने उसे सीधा देखा और कहा, लीना, क्या तुम खुद अपनी बातों पर यकीन करती हो? ये कोड मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था। उसकी स्माइल थोड़ी खींच गई और उसकी आंखों में अचानक गहरी चालाकी आ गई। उसने अपने बैग से एक रिकॉर्डर निकाला और जोर से टेबल पर पटका। चेन किंग, जिद मत करो। डायरेक्टर सांग ने एक्सपर्ट से बात कर ली है। अगर तुम आज नहीं माने तो हम तुम पर यह आरोप लगाएंगे कि तुमने रिजाइन करने से पहले जानबूझकर
सिस्टम में वायरस डाला था। इस रिकॉर्डर में तुम्हारी कन्फेशन है। उसकी ये कॉन्फिडेंस देखकर मुझे हंसी आ गई। शायद उसे ये नहीं पता था कि मैं कमरे में घुसते ही अपना फोन रियल टाइम क्लाउड रिकॉर्डिंग पर डाल चुका हूं। मैंने शांत होकर कहा, अच्छा है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जज ये सुने कि तुम मुझे मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हो। मैं बिना खाना देखे उठ गया। पीछे लीना गुस्से में चिल्ला रही थी, लेकिन मैं पहले ही सोच रहा था कि इस धमकी को कैसे यूज करके संके को एक बड़ा लीगल झटका दूं। उसी दौरान मुझे एक और बड़ी खबर मिली। संके सिटी स्मार्ट प्रोजेक्ट के टेंडर के लिए तैयारी कर रहा था। ये उनका आखिरी सहारा था। इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए संगवाई ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यहाँ तक कि उसने मेरे पुराने रिसर्च अचीवमेंट्स को भी प्रपोजल में शामिल कर लिया। शाओवांग मेरे सामने बैठा टेंशन में बोला, चेन, अगर वो बस तुम्हारे प्लान को थोड़ा बदलकर अपना बनाकर पेश कर दें तो हम क्या करेंगे? हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है। अपनी इनोसेंस साबित करना मुश्किल होगा। शाओवांग की बात सुनकर मैंने बिना घबराए जवाब दिया, चिंता मत करो। उस प्लान में मैंने सिर्फ लॉजिक नहीं छोड़ी थी। मैंने बेस आर्किटेक्चर में एक लॉजिकल ट्रैप सेट किया था जो सिर्फ मैं एक्टिवेट कर सकता हूं, और जैसे ही सिस्टम एक खास ऑपरेशन लेवल पार करेगा, बिना मेरे ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट की पूरी इंटरफेस खुद ब खुद कॉपीराइट डिक्लेरेशन दिखाएगी। संगवाई को लगा था कि सोर्स कोड मिलते ही वो चैन से सो पाएगा। उसे ये नहीं पता था कि वहीं उसकी बर्बादी की शुरुआत है। प्रिलिमिनरी प्रेजेंटेशन वाले दिन मैं एक दूसरी कोलैबोरेटिंग कंपनी के टेक्निकल एडवाइजर के तौर पर चुपचाप आखिरी रो में बैठा था। सामने पोडियम पर संगवाई पूरे घमंड के साथ खड़ा था और नीचे लीना जोर जोर से ताली बजा रही थी। वो गर्व से बोल रहा था, ये सांके का इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड कोर इंजन है, इसकी स्टेबिलिटी इंडस्ट्री लीडिंग है। और जैसे ही उसने स्ट्रेस टेस्ट का बटन दबाया, स्मूथली चल रहा सिस्टम अचानक अटक गया और अगले ही पल बड़ी स्क्रीन पर एक विशाल पॉपअप चमका। इस कोर आर्किटेक्चर के कॉपीराइट चेन किंग के पास है। बिना ऑथराइजेशन इसका उपयोग इलीगल इन्फ्रिंजमेंट है। पूरा हॉल केओस में बदल गया। संगवाई का चेहरा लाल से सफेद और फिर हरे रंग में बदल गया। वो पागलों की तरह कीबोर्ड दबा रहा था, लेकिन सिस्टम पूरी तरह लॉक हो चुका था। अंधेरे में बैठा मैं उसकी उस बेबस हालत को देख रहा था और शांतिपूर्वक अपना लैपटॉप बंद कर दिया। टेंडर स्कैंडल के बाद सांके की रेपुटेशन जमीन पर आ गई। छोटे पार्टनर्स जो अब तक वेट कर रहे थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लेटर्स भेजने शुरू कर दिए। मैंने सुना संगवाई ने अपने ऑफिस में चीजें तोड़ दी और गुस्से में लीना को थप्पड़ तक मार दिया। अब संके सिर्फ पैसे नहीं खो रहा था, वो अंदर से टूट चुका था। टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग मास रिजाइन करने लगे और संगवाई की सैलरी डबल करने की ऑफर भी उन्हें रोक नहीं पाई। उसी शाम जब मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करके बाहर निकला तो ऑफिस के बाहर मुझे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। ये सांके के वही की इंजीनियर्स थे जिन्हें लीना ने पहले मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। उन्होंने सीधे कहा, चेन, हम तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। पहले हम संगवाई के बोनस के लालच में अंधे हो गए थे। मैंने शांत होकर कहा, यहाँ टैलेंट का हमेशा स्वागत है, लेकिन रूल्स साफ हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी पहले है, चापलूसी की कोई जगह नहीं। मैंने उनके हायरिंग प्रोसेस शुरू कर दिए। मुझे पता था ये सिर्फ कुछ लोगों को हायर करना नहीं है, ये सांके की जड़ों को उखाड़ना है। अब सांगवाई के पास कुछ पुराने सर्वर्स के अलावा कुछ नहीं बचा था। रात में डायरेक्टर चेन का कॉल आया। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट थी। शाओ चेन, शानदार काम, हर तरफ से दबाव पड़ रहा है, कीमतें नीचे आ रही हैं, लगता है वो खत्म हो चुका है। मैंने शांत स्वर में कहा, ये वही है जो उसे मिलना चाहिए था। डायरेक्टर चेन, हमारा प्रोजेक्ट अब ऑफिशियली शुरू किया जा सकता है। कॉल खत्म करके मैंने खिड़की से बाहर चमकती रोशनी को देखा। मेरा समय तेजी से आ रहा था और वहीं दूसरी तरफ संगवाई के लिए अंत की घंटियां बज चुकी थीं। संगीत वर्क अब सच में एक खाली खोल बन चुका था। पहले जो ऑफिस शोर से भरा रहता था, अब वीरान पड़ा था। चारों तरफ बिखराव था। संगवाई खुद को ऑफिस में बंद करके बैठा था और किसी से नहीं मिल रहा था। लीना भी गायब हो गई थी। सुना वो कंपनी का आखिरी कैश लेकर विदेश भाग गई। लेकिन संगवाई जैसे लोग पूरी तरह खत्म होने से पहले आखिरी बार पागलपन में वार जरूर करते हैं। उस रात मैं पार्किंग में अपनी कार खड़ी करके ऊपर जाने ही वाला था कि अचानक एक परछाई अंधेरे से बाहर आई। हल्की रोशनी में मैंने उस विकृत चेहरे को पहचाना। वो संगवाई था। उसके हाथ में एक नाइफ था और आंखों में पागलपन। वो चिल्लाया, चेन किंग, तुमने मुझे इस हालत में क्यों धकेला? मैंने तुम्हें पैसा दिया, शेयर्स दिए, फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? मैंने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, संगवाई, तुमने खुद संके को तब खत्म कर दिया था जब तुमने साल के अंत का बोनस काटा और लोगों की लॉयल्टी से खेला। तुम्हारा अंत उसी दिन तय हो गया था। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि मुझे पता था डर दिखाना उसे और खतरनाक बना देगा। वो चीखा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर मैं गिरा तो तुम्हें भी साथ लेकर गिरूंगा। और अचानक मुझ पर झपटा। मैंने साइड होकर उसका वार बचाया और उसकी कलाई पकड़ ली। सालों की जिम हैबिट काम आई। मैंने जोर से ट्विस्ट किया और नाइफ उसके हाथ से गिर गया। तभी पार्किंग के एंट्रेंस से पुलिस सायरन गूंज उठी, क्योंकि मैं हमेशा अपने फोन में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट रखता था। मैंने देखा कि संगवाई पुलिस के हाथों जमीन पर दबा हुआ किसी जंगली जानवर की तरह चीख रहा था और मैं शांत खड़ा उसे देखता रहा। फिर धीरे से कहा, संगवाई, तुम्हें सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का नहीं होना चाहिए कि तुमने मुझे साल का बोनस नहीं दिया, बल्कि इस बात का होना चाहिए कि तुमने कभी किसी का सच में सम्मान ही नहीं किया। पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई। मैंने जमीन से अपनी चाबियां उठाई और बिना पीछे देखे एलिवेटर में चला गया। तूफान खत्म हो चुका था और कल वो दिन था जब किंग लनी
आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर किंगलैंड ग्रुप बनने वाला था। संगवाई की गिरफ्तारी के अगले दिन मैं फिर उसी जगह लौटा जो कभी मेरी थी, लेकिन इस बार मैं एम्प्लॉय नहीं बल्कि क्रेडिटर और पोटेंशियल बायर बनकर आया था। ऑफिस बिखरा हुआ था जैसे किसी तूफान ने उसे तबाह कर दिया हो। फर्श पर डॉक्यूमेंट्स फैले हुए थे। जो डिपार्टमेंट हेड्स पहले घमंडी थे, अब चुपचाप बैठे थे। उनकी नजरें खाली थीं। मैं चुपचाप संगवाई के ऑफिस में गया। वही बड़ा सा महोगनी डेस्क अब भी वहां था, बस उसका मालिक अब कैदी बन चुका था। कुछ कोर्ट ऑफिशियल्स अकाउंटिंग बुक्स को सील कर रहे थे। डायरेक्टर चेन ने मुझसे पूछा, प्रारंभिक हिसाब के अनुसार संके का कर्ज उसके एसेट से बहुत ज्यादा है, क्या तुम वाकई इस मैस को लेना चाहते हो? मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे सिर्फ सर्वर्स के यूसेज राइट्स और मेन पैटेंट्स की ओनरशिप चाहिए। बाकी डेट संगवाई का पर्सनल मामला है। मैं मुड़ा तो देखा कुछ पुराने एम्प्लॉइज दरवाजे के पीछे से झांक रहे थे। उनमें वही लोग भी थे जो मेरे बोनस कटने पर मुझ पर हंसे थे। अब उनकी आंखों में एक तरह की विनती थी। मैंने बिना भाव बदले कहा, जो रहना चाहता है शाह से मिलकर नया इंटरव्यू दे। किंगलानी में चापलूसी से बोनस लेने का दौर खत्म हो चुका है। उनके चेहरों पर शर्म और राहत का अजीब मिश्रण था, लेकिन मुझे कोई खास संतोष नहीं हुआ। ये दुनिया ऐसी ही है, जब तुम्हारे पास वैल्यू नहीं होती तो डिग्निटी भी लग्जरी बन जाती है। मैं खिड़की के पास गया और नीचे भागती सड़क को देखने लगा। संके का साइन जल्द ही हटाया जाएगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। संगवाई के छोड़े हुए इस मलबे में मुझे एक ऐसा सीक्रेट मिला जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। लीना जो डेटा लेकर भागी थी वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा जटिल था। सर्वर्स का कंट्रोल लेने के बाद मैं और शौवंग लगातार 2 रात जागे। तब जाकर हमें पता चला कि लीना सिर्फ कैश ही नहीं ले गई थी, उसने एडमिन अथॉरिटी का इस्तेमाल करके कंपनी की बैकअप डेटाबेस को भी फॉर्मेट करवा दिया था। और इससे भी बुरा, वो एक अधूरा मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल का ड्राफ्ट भी ले गई थी। शौवंग घबरा कर बोला, चैन ये ड्राफ्ट तो तुमने ही लिखा था। अगर लीना इसे कॉम्पिटिटर को बेच दे और हम पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस कर दे तो हम बच नहीं पाएंगे। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, लीना बहुत दूर नहीं जाएगी। उस एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल को मेरे अलावा कोई पूरी तरह डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। उसके पास जो यूएसबी है वो बस एक हॉट पोटैटो है। मैं स्क्रीन पर ब्लिंक करते कोड को घूरता रहा और लीना के अगले कदम का अंदाजा लगाता रहा। मुझे पता था उसके जैसे घमंडी इंसान गुमनामी में नहीं जी सकते। तभी मेरे इनबॉक्स में एक अनोनिमस मेल आया। अटैचमेंट में एक फॉरेन कैसीनो की फोटो थी। उसमें लीना अब भी अपने फ्लैशी अंदाज में बैठी थी, लेकिन उसके सामने बैठा आदमी देखकर मेरी भौं सिकुड़ गई। वो डायरेक्टर साओ था, इंडस्ट्री का कुख्यात डेटा ब्रोकर जो कमर्शियल सीक्रेट की खरीद फरोख्त से पैसा बनाता था। मैं समझ गया कि लीना को बायर मिल चुका है। एक तरफ संगवाई जेल में सड़ रहा था और दूसरी तरफ लीना बाहर अपने बॉस को धोखा देकर फायदा उठा रही थी। सच में दोनों एक जैसे थे। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि डायरेक्टर साओ जैसा चालाक आदमी असली वैल्यू देखे बिना पैसा नहीं देगा। मैंने उसे एक छोटा सा मैसेज भेजा, उसमें बैकडोर है, अगर जीना चाहते हो तो उसे मत छुओ। अब मैं इंतजार करने वाला था कि वो खुद मेरे पास आए, क्योंकि ये सिर्फ डेटा वापस लेने का मामला नहीं था, ये इस पूरे इंडस्ट्री की इस गंदगी को जड़ से खत्म करने का मौका था। दूसरे ही दिन जब मेरा मैसेज पहुंचा, डायरेक्टर साओ शांत नहीं बैठ पाया और उसने मुझे नदी किनारे एक प्राइवेट क्लब में बुलाया। खास तौर पर कहा कि मैं अकेला आऊं। तय समय पर मैं वहां पहुंचा तो कमरा धुएं से भरा हुआ था। सामने डायरेक्टर साओ मैत्रेया बुद्धा की मूर्ति की तरह मुस्कुरा रहा था और उसके बगल में बैठी लीना का चेहरा थोड़ा पीला पड़ा हुआ था। उसने कहा, डायरेक्टर चेन, आपके बारे में बहुत सुना है। आजकल के युवा वाकई कमाल है। संगवाई जैसा चालाक आदमी भी आपसे हार गया। मैंने सीधे कहा, डायरेक्टर साओ, सीधी बात करता हूं, मैं चेन किंग हूं और जो लीना के हाथ में है वो निगल नहीं पाएगी। लीना तुरंत खड़ी हो गई। डर और गुस्से से उसकी आवाज तेज हो गई। चेन किंग, यहाँ रहस्य मत बनाओ। डायरेक्टर साओ ने एक्सपर्ट से चेक करवाया है, ये प्लान थोड़े बदलाव के साथ मार्केट में आ सकता है, तब खाली हाथ तुम रह जाओगे। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, एक्सपर्ट, उन थर्ड रेट प्रोग्रामर्स की बात कर रही हो जो कंकरेंट मल्टी प्रोसेसिंग तक नहीं समझते? डायरेक्टर साओ, अभी इसी वक्त उस प्रोटोकॉल का तीसरा मॉड्यूल रन करके देख लीजिए। अगर आपका सर्वर नहीं जला तो कहना। डायरेक्टर साओ का चेहरा तुरंत बदल गया। वो शक करने वाला आदमी था। उसने तुरंत अपने आदमी को लैपटॉप खोलने का इशारा किया। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ, स्क्रीन पर सर्वर रूम की वार्निंग लाइट्स तेजी से ब्लिंक करने लगी। वो घबरा कर बोला, ये क्या हो रहा है? इसे तुरंत बंद करो। मैंने शांत होकर कहा, ये लॉजिकल लॉक है। मेरी डायनामिक ऑथोराइजेशन के बिना कोई भी फोर्स्ड एक्सेस सेल्फ डिस्ट्रक्ट ट्रिगर कर देगा। लीना वहीं कुर्सी पर ढह गई। उसकी आंखों में खालीपन था। उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड मेरे सामने कागज की तरह कमजोर साबित हो चुका था और डायरेक्टर साओ जैसा बिजनेसमैन तुरंत समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने जोरदार थप्पड़ लीना के चेहरे पर मारा। उसका आधा चेहरा तुरंत सूज गया। वो अपना चेहरा पकड़कर चुप बैठ गई। आंखों में निराशा भरी हुई थी। डायरेक्टर साओ ठंडी आवाज में बोला, डायरेक्टर चेन, ये सब गलतफहमी है। मुझे इसने धोखा दिया। कहा ये उसका क्रिएशन है। मैंने बिना भाव बदले कहा, मुझे बस वो वापस चाहिए, बाकी इंसान का फैसला कानून करेगा। वैसे सुना है आप हाल में स्मार्ट सिटी फेज 2 के बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछताछ कर रहे थे। मेरी बात सुनते ही उसके माथे पर पसीना आ गया। वो तुरंत बोला, नहीं, अब नहीं पूछूंगा। डायरेक्टर चेन के रहते हम जैसी छोटी कंपनी हिम्मत नहीं करेगी। मैंने यूएसबी वापस लिया और उसी के सामने इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉल किया। जैसे ही लीना ने पुलिस सायरन सुनी, उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो जमीन पर गिर गई। वो मेरे पैंट पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी,
लेकिन मैंने ठंडेपन से उसे किनारे कर दिया। लीना, जब तुमने कंपनी का कोर डेटा चुराने का फैसला लिया था, तभी तुम्हें यह अंजाम समझ लेना चाहिए था। उसे पुलिस गाड़ी में ले जाते हुए देखकर मेरे दिल का आखिरी बोझ भी खत्म हो गया, लेकिन मुझे पता था ये अंत नहीं है। डायरेक्टर साओ पीछे हट गया था, लेकिन उसके पीछे की कैपिटल फोर्सेस इतनी आसानी से मुझे बढ़ने नहीं देंगी। कंपनी जाते वक्त डायरेक्टर चेन का कॉल आया। उसकी आवाज में चिंता थी। शाओ चेन, इंडस्ट्री लीडर तियनशिंग ग्रुप हमारे पार्टनर्स से लगातार कांटेक्ट कर रहा है। लगता है वो हमें एक्वायर करना चाहते हैं। लीना और साओ से निपटते ही मुझे सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि तियनशिंग का एक्विजिशन लेटर मेरे डेस्क पर आ चुका था। तियनशिंग वो लोग हैं जो कैपिटल से रास्ता बनाते हैं। जो झुकता है वो जीता है, जो टकराता है वो मिटता है। मेरे सामने उनकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर बैठी थी, तेज नजरों वाली एक महिला। उसने कहा, मिस्टर चेन, 200 मिलियन कैश और तियनशिंग के 3% स्टॉक ऑप्शंस। ये प्राइस आपके और आपकी टीम के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है। ऑफर वाकई टेम्पटिंग था, लेकिन मैंने शांत होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और अगर मैं मना कर दूं तो? डायरेक्टर ने अपने चश्मे को ठीक किया और उसकी आवाज में हल्की सी धमकी घुल गई। अगर आप मना करते हैं तो तियनशिंग पूरे इंडस्ट्री की रिसोर्स इंटीग्रेशन शुरू कर देगा। तब आपकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन दोनों एक बड़ी ताकत के दबाव में आ जाएंगी। मिस्टर चेन, किसी काल्पनिक आइडियल के लिए अपना फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। मैं उस लेटर ऑफ इंटेंट को देखते हुए अंदर ही अंदर ठंडा सा हंसा। ये लहजा कितना जाना पहचाना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा संगवाई मुझे धमकाते वक्त इस्तेमाल करता था। बस फर्क इतना था कि तियनशिंग के पास ज्यादा पैसा था, ज्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन मुझे चेनकिंग को डराना कभी आसान नहीं रहा। मैंने शांत आवाज में कहा, फ्यूचर कोई देता नहीं है, उसे खुद बनाना पड़ता है। अपने बॉस से कहिए, किंग लान टेक्नोलॉजी बिकाऊ नहीं है, मिलना है तो कोर्ट में या मार्केट में मिलेंगे। वो गुस्से में उठी और उसके हील्स की आवाज कमरे में गूंजती हुई बाहर चली गई। उसके जाते ही शाओ वांग थोड़ा परेशान होकर अंदर आया। मैंने बिना कुछ बोले कंप्यूटर खोला और उसे वो सेकंड जनरेशन क्लाउड इंजन दिखाया जिस पर मैं महीनों से सीक्रेटली काम कर रहा था। मैंने कहा, ये खास तौर पर तियनशिंग की एग्जिस्टिंग टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करने के लिए बनाया है। अगर वो टेक्निकल ट्रिक से मुझे ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें दिखाऊंगा असली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन क्या होती है। लेकिन तियनशिंग का जवाब मेरी उम्मीद से भी तेज और ज्यादा निर्दयी था। रात के 11 से 11 बजे भी मेरे ऑफिस की लाइट जल रही थी। तभी शाओ वांग दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके हाथ में फ्रेश प्रिंटेड फैक्सेस थे और चेहरा कागज की तरह सफेद। चैन, हम मुसीबत में हैं, उसने कहा। तीनों सर्वर सप्लायर्स जिन्होंने हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उन्होंने अचानक नोटिस भेज दिया है कि प्रोडक्शन एडजस्टमेंट की वजह से वो हमारे ऑर्डर्स को इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर रहे हैं। मैंने धीरे से दोहराया, इंडेफिनेटली पोस्टपोन यानी सीधा सप्लाई कट। शाओ वांग बोला, लगता है तियनशिंग हमें हार्डवेयर साइड से चोक करना चाहता है। मैं खिड़की के पास गया और नीचे खाली सड़क को देखने लगा, और उसने आगे बताया, उन्होंने क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म से भी बात कर ली है। हमारे प्रोडक्ट्स को ऐप स्टोर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो किंग लान को एक आइसोलेटेड आइलैंड बनाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास हो लेकिन हम उसे इंप्लीमेंट ही ना कर सकें, मैंने शांत स्वर में कहा। डायरेक्टर सैंग काफी तेज खेल रहा है। फिर मैंने फैसला लिया, शाओ वांग, सबको इन्फॉर्म करो कि कल से वर्क फ्रॉम होम शुरू होगा। सारे टेस्ट सर्वर्स इंटरनल नेटवर्क पर शिफ्ट कर दो। मैंने कंप्यूटर खोला और उन सप्लायर्स की लिस्ट देखी जिन्होंने हमें धोखा दिया था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक शिकारी जैसी शांति महसूस हुई जो अपने शिकार को जाल में फंसते देख रहा हो। मैंने धीरे से कहा, उन्हें लगता है कैपिटल से सप्लाई चेन कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि इस डेटा ड्रिवन एरा में हार्डवेयर सिर्फ एक व्हीकल है। शाओ वांग ने घबराकर पूछा, लेकिन बिना सर्वर्स के हमारा सेकंड जेन इंजन ऑनलाइन टेस्टिंग में नहीं जा पाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, किसने कहा कि हमें उनके सर्वर्स ही इस्तेमाल करने हैं? अगर वो गंदा खेल खेलना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूं। 3 साल पहले मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए एक प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी डेवलप करके छुपा कर रखी थी। तियनशिंग को लगता है पानी काट देंगे तो मैं प्यास से मर जाऊंगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैंने जमीन के नीचे पहले से एक कुआं खोद रखा है। तियनशिंग के टोटल ब्लॉकेड के बीच पूरी इंडस्ट्री बस इंतजार कर रही थी कि मैं गिरूं और वो हंसें। लेकिन अगली सुबह मैं सीधे वॉशिंग ग्रुप में डायरेक्टर चेन के ऑफिस पहुंच गया। वो खिड़की के पास खड़े थे और उनके डेस्क पर तियनशिंग का कोऑपरेशन प्रपोजल रखा था। उन्होंने भौं सिकोड़ते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, शाओ चेन, कल तियनशिंग के लोग मुझसे मिलने आए थे। डायरेक्टर चेन ने गहरी आवाज में कहा, तियनशिंग ने प्रॉमिस किया है कि अगर वॉशिंग किंगलैंड के साथ कोऑपरेशन खत्म कर दे तो अगले 5 सालों तक उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस फीस आधी कर दी जाएंगी। मैंने शांत लेकिन सीधी बात रखी। डायरेक्टर चेन, तियनशिंग का पैसा लेना आसान है, लेकिन उनकी जंजीरें उससे भी आसान होती हैं। पहनना, एक बार आपका सिस्टम पूरी तरह उनकी क्लाउड में इंटीग्रेट हो गया तो भविष्य में कीमत बढ़े या ना बढ़े, ये फैसला आपका नहीं रहेगा। वो मुड़े और सीधे मेरी आंखों में देखने लगे। वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन वाले स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनके सामने सवाल था, अभी का छोटा फायदा या भविष्य का बड़ा कंट्रोल? उन्होंने पूछा, सच बताओ चेन, तियनशिंग ने तुम्हारा हार्डवेयर सप्लाई काट दिया है,
तुम उनके खिलाफ कैसे खड़े होगे? मैंने बिना हिचक जवाब दिया, मुझे उनका हार्डवेयर नहीं चाहिए। वॉशिंग के देश भर में 3000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच में आइडल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज पड़े हैं। मुझे बस आपकी परमिशन चाहिए। मैं इन सबको जोड़कर एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क बना दूंगा जो तियनशिंग से भी ज्यादा पावरफुल होगी। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इसका मतलब सिर्फ कॉस्ट सेविंग नहीं बल्कि जायंट से पूरी इंडिपेंडेंस है। उन्होंने जोर से टेबल पर हाथ मारा और तियनशिंग का प्रपोजल फाड़ दिया। ठीक है, इस बार मैं तुम पर दांव लगाता हूं। वॉशिंग के सारे नेटवर्क नोड्स तुम्हारे लिए ओपन है। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मैंने लंबी सांस ली। तियनशिंग को लगा था कि उन्होंने पूरा समंदर रोक दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैंने छोटे छोटे स्ट्रीम्स को जोड़कर अपना खुद का रास्ता बना लिया है। जैसे ही हमारा ये सीक्रेट अग्रीमेंट हुआ, तियनशिंग ने पब्लिक ओपिनियन फ्रंट पर अटैक शुरू कर दिया। अचानक इंटरनेट पर आर्टिकल्स की बाढ़ आ गई जो किंग लान टेक्नोलॉजी को बदनाम कर रहे थे। कहा जा रहा था कि हमारे सिस्टम में सीरियस सिक्योरिटी फ्लॉज हैं। यहां तक कि यह भी इंसिनुएट किया गया कि हम यूजर डेटा इलीगली कलेक्ट करते हैं। शाओवांग घबराकर बोला, चेन, ये सब झूठ है। हमारा कोड ऑडिटेड और ओपन सोर्स है। हम डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? मैंने शांत होकर कहा, उन्हें सच की जरूरत नहीं, बस डाउट पैदा करना है। और एक बार ये डाउट क्लाइंट्स के दिमाग में बैठ गया तो हमारा प्रोडक्ट पुश करना मुश्किल हो जाएगा। मैं उन तथाकथित एक्सपर्ट्स के एनालिसिस देख रहा था जो हमारी टेक्नोलॉजी को डिस्टॉर्ट कर रहे थे। कुछ क्लाइंट्स जो पहले रेडी थे वो भी पीछे हटने लगे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तियनशिंग की मोरल ब्रेकिंग स्ट्रेटजी वाकई कमाल की है, लेकिन अगर वो ओपिनियन वॉर खेलना चाहते हैं तो हम भी खेलेंगे। मैंने शाओवांग से कहा, ग्लोबल टॉप हैकर कंपटीशन की ऑफिशियल साइट पर हमारे सेकंड जेन इंजन का फुल सिक्योरिटी टेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करो और अनाउंस करो। जो भी किंगलैंड का फायरवॉल ब्रीच करेगा उसे $1 मिलियन रिवॉर्ड मिलेगा। ये सिर्फ रूमर्स का जवाब नहीं था, बल्कि सबसे मजबूत पब्लिसिटी थी। जैसे ही ये न्यूज बाहर गई, पूरा टेक वर्ल्ड हिल गया। तियनशिंग के हायर्ड ट्रोल्स तुरंत गायब हो गए, क्योंकि एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी के सामने अफवाहें खुद ही मर जाती हैं। लेकिन जहां सबकी नजर इस कंपटीशन पर थी, मैं एक और चीज ऑब्जर्व कर रहा था। तियनशिंग के कोर प्रोडक्ट्स की यूजर लॉस रेट। मैंने जो कंपैटिबिलिटी पैच उनके सिस्टम में इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने के लिए डिजाइन किया था, उसने उनके इंटरनल सिस्टम को अनस्टेबल कर दिया था। आधे महीने के ब्लॉकेड के बाद भी तियनशिंग हमें क्रश नहीं कर पाया, बल्कि खुद ही रिसोर्सेज ओवरयूज करके स्लो डाउन का शिकार हो गया। मेरे एक पुराने दोस्त ने, जो तियनशिंग के अंदर था, मैसेज भेजा, यहां इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर और टेक्निकल डायरेक्टर रोज लड़ रहे हैं। एक छोटी कंपनी को दबाने के लिए हमने इतना रिसोर्स झोंक दिया, और अब देखो, वॉशिंग न सिर्फ गया नहीं बल्कि कई बड़े क्लाइंट्स को भी साथ ले गया। और इसका दोष टेक्निकल डिपार्टमेंट पर डाला जा रहा है। एक छोटी सी कंपनी की कंप्यूटिंग नेटवर्क तक ब्लॉक नहीं कर पाए और ऊपर से बजट मांग रहे हैं। ये अंदर की लड़ाई वही रिजल्ट था जो मैं चाहता था, क्योंकि जायंट्स को सबसे ज्यादा डर बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अंदर से टूटने से लगता है। मैं कंप्यूटर के सामने बैठा तियनशिंग के स्टॉक्स की गिरती हुई ग्राफ देख रहा था और उसी के साथ सही वक्त कैलकुलेट कर रहा था। मैंने शाओवांग से पूछा, तैयार हो? आज रात 8 बजे हमारा सेकंड जेन इंजन वॉशिंग की कंप्यूटिंग नेटवर्क पर ग्लोबल पब्लिक बेटा में लॉन्च होने वाला था। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था। अगर हम सफल हुए तो किंगलैंड टेक्नोलॉजी जायंट्स का मोनोपोली तोड़ देगा, और अगर फेल हुए तो तियनशिंग का बदला और भी खतरनाक होगा। ठीक 8 बजे मैंने एंटर दबाया और स्क्रीन पर काउंटलेस लाइट पॉइंट्स जल उठे। पूरे देश में फैले वॉशिंग के नोड्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। एक ऐसी कंप्यूटिंग पावर का तूफान बन गया जो पहाड़ हिला सकता था। मैंने धीरे से कहा, दुनिया को बता दो, अब गेम के रूल्स बदलने वाले हैं। उसी पल तियनशिंग के हेडक्वार्टर्स में सन्नाटा छा गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस डिफेंस सिस्टम पर उन्हें घमंड था, वो किंग लान की नई आर्किटेक्चर के सामने कागज जैसा कमजोर है। 3 दिन बाद जब बेटा पूरी तरह सफल रहा तो इंडस्ट्री का रुख पूरी तरह बदल गया। जो सप्लायर्स मुझे अवॉइड करते थे वो अब लाइन लगाकर मिलने को तैयार थे। लेकिन मैं ऑफिस में नहीं था, मैं एक प्राइवेट कॉकटेल इवेंट में था जहां सिर्फ इंडस्ट्री के बड़े लोग मौजूद थे। तियनशिंग का चेयरमैन खुद आया था। उसकी आंखों में अब एरोगेंस नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और हल्की बेचैनी थी। उसने कहा, यंग चेन, नई जनरेशन वाकई पुरानी को पीछे छोड़ रही है। हमसे गलती हुई कि हमने तुम्हारी वैल्यू नहीं पहचानी। क्यों ना हम बैठकर बात करें? डीप स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। मैंने शांत होकर कहा, कोऑपरेशन पॉसिबल है, लेकिन पहले तियनशिंग पब्लिकली अपोलोजाइज करेगा और किंगलैंड टेक्नोलॉजी को ब्रांड डैमेज के लिए कॉम्पेंसेट करेगा। उसकी जॉ टाइट हो गई। उसके लिए ये खुद को सबके सामने थप्पड़ मारने जैसा था। लेकिन उसने आसपास खड़े पार्टनर्स को देखा और समझ गया कि अब उसके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं बची। मैंने कैजुअली जोड़ दिया, आप मना भी कर सकते हैं, लेकिन सुना है आपके कई की टेक्निकल स्टाफ हमारी नई आर्किटेक्चर में काफी इंटरेस्टेड हैं और रिज्यूमे भेज चुके हैं। ये सीधा उसकी जड़ों पर वार था। मैं सिर्फ उसके क्लाइंट्स नहीं बल्कि उसकी फाउंडेशन भी खींच रहा था। मैंने वाइन का घूंट लिया और मन ही मन समझ गया कि ये जीत बस शुरुआत है। ये गेम अब और बड़े लेवल पर जाने वाला है। तियनशिंग का झुकना टेम्पोरेरी था और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अंधेरे में कोई और बड़ी ताकत किंगलैंड टेक्नोलॉजी पर नजर गड़ाए बैठी है। पार्टी से बाहर निकलते ही ठंडी हवा चेहरे से टकराई। तभी मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, अपनी पीठ का ख्याल रखना। मैंने कुछ देर तक उस मैसेज को देखा। ये नंबर मल्टीपल वर्चुअल रिलेज से गुजरा था। ट्रेस करना नामुमकिन था।
मैं खिड़की के पास गया, भारी पर्दे हटाए और नीचे गुजरती गाड़ियों की लाइट्स को देखता रहा। पहली बार मुझे लगा कि इस बिजनेस वॉर की गहराइयों में कोई अज्ञात निगाहें मुझे देख रही हैं। मैंने ये बात शाओवांग को नहीं बताई, उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने तुरंत कंप्यूटर खोला और पिछले 3 सालों के टियनशिंग ग्रुप के शेयर होल्डिंग रिकॉर्ड्स निकाल ली। सरफेस पर वो एक जायंट था, लेकिन अंदर उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर बेहद कॉम्प्लेक्स थी। कई फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड्स की परछाइयां बार बार दिख रही थीं। तब मुझे समझ आया, संगवाई, लीना, डायरेक्टर साओ, ये सब सिर्फ मोहरे थे। तियानशिंग मुझे सिर्फ मार्केट शेयर के लिए नहीं निगलना चाहता था, इसके पीछे कुछ और गहरा खेल चल रहा था। और जैसे ही मैं इन विचारों में डूबा हुआ था, अचानक मेरे इनबॉक्स में एक अलर्ट चमका। वो अलर्ट मेरे सेकंड जेन इंजन के बैकएंड से आया था। कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और वो वॉशिंग नेटवर्क के नोड्स से लार्ज स्केल ऑपरेशनल डेटा निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुरंत कीबोर्ड पर तेजी से काम करना शुरू किया और सिस्टम में कई लेयर्स के डायनामिक फायरवॉल्स ऐड कर दिए। ये तियानशिंग का तरीका नहीं था, ये किसी प्रोफेशनल फॉरेन टीम जैसा लग रहा था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि मेरी एंट्री ने सिर्फ तियानशिंग को नहीं, बल्कि इस इंडस्ट्री के पीछे छिपे असली फाइनेंशियल शार्क्स को भी जगा दिया है। और वो वार्निंग मैसेज मजाक नहीं था, बल्कि एक देर से आया हुआ इशारा था। अगली सुबह तियानशिंग का ऑफिशियल अपॉलॉजी लेटर इंडस्ट्री के बड़े पोर्टल्स की हेडलाइंस पर था। लैंग्वेज बेहद सिंसियर थी। उन्होंने सारा ब्लेम कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पर डाल दिया और साथ ही टेंस ऑफ मिलियंस की कॉम्पेंसेशन सीधे किंगलैंड टेक्नोलॉजी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। शाओवांग एक्साइटेड होकर बोला, चेन जल्दी देखो, हमें ड्रैगन स्लेयर कहां जा रहा है। इस बार तियानशिंग सच में गिर गया। मैंने शांत स्वर में कहा, शाओवांग, जायंट्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर वो झुकते हैं तो सिर्फ सांस लेने के लिए। और जैसे ही इंडस्ट्री किंगलैंड की तारीफों में डूबी हुई थी, मुझे एक अजीब इनविटेशन मिला। ऑरोरा कैपिटल नाम की एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे फ्यूचर कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड्स पर प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया था। मैंने थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया तो पाया कि इसके पीछे की ताकतें बेहद गहरी हैं। कई मल्टीनेशनल जायंट्स के पीछे भी इनकी शैडो दिखाई देती हैं। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद वही लोग इस खेल के असली खिलाड़ी हैं, और वही वार्निंग भी उसी सर्कल से आई होगी। मैंने शाओवांग से कहा, हैंग का फ्लाइट बुक करो, क्योंकि ओपोनेंट ने स्टेज तैयार कर दी थी और अगर मैं नहीं गया तो ये डर जैसा लगेगा। जाने से पहले मैं डिटेंशन सेंटर गया। मैं संगवाई से मिलना चाहता था, वो इंसान जिसने मुझे 800 न्यूएन में खत्म करने की कोशिश की थी। शायद अब वही मुझे सच्चाई बता सकता था। मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास के उस पार मैंने उसे देखा। वो प्रिजनर यूनिफॉर्म में था, दुबला और टूटा हुआ। उसकी आंखों में अब पहले वाली चालाकी नहीं थी, बस ठहरा हुआ सन्नाटा था। मुझे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चेन किंग, आखिर तुम आ ही गए, मुझे इस हालत में देखने या वो सवाल पूछने। मैंने शांत होकर कहा, तुम क्या सोचते हो, संगवाई तियानशिंग तो बस शुरुआत था, असली लोग कौन है? वो कुछ देर चुप रहा। उसकी उंगलियां मेज पर हल्के से टैपिंग कर रही थीं। फिर वो झुककर माइक के पास आया और धीमी आवाज में बोला, जैसे किसी टाबू का डर हो, मुझे नहीं पता वो कौन है, बस इतना जानता हूं कि खुद को प्यूरिफायर्स कहते हैं, वो पैसा देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, लेकिन एक ही मकसद से, जो भी टेक्नोलॉजी उनके कंट्रोल में नहीं आती उसे पूरी तरह खत्म कर देना। यह सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा दबाव आया। उसकी बात भले ही अजीब थी, लेकिन उसकी आंखों में डर असली था। उसने आगे कहा, चेन किंग, भाग जाओ, जितने बड़े बनोगे उतनी उनकी नजर तुम पर होगी। लाइना भागी नहीं है, वो अपनी रिवॉर्ड लेने गई है, और ऑर्डर्स लेने भी। डिटेंशन सेंटर से बाहर निकलते वक्त तेज धूप आंखों में चुभ रही थी। संगवाई की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। ये सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं रहा था, ये सर्वाइवल का खेल बन चुका था। जयचंग की हवा में समुद्र की नमी थी जब मैं ऑरोरा कैपिटल की प्राइवेट मीटिंग के लिए उस होटल के टॉप फ्लोर पर पहुंचा। वहां सिर्फ कुछ ही लोग थे। जैसे ही मैं अंदर गया, सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। बीच में एक ब्लॉन्ड, ब्लू आइड आदमी बैठा था और उसने बेहद फ्लुएंट चाइनीज में कहा, मिस्टर चेन, आपका सेकंड जेन इंजन शानदार है, लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। मैंने बिना झिझक पूछा, तो फिर किसके हाथ में होनी चाहिए? उसने सीधा जवाब दिया, ऑरोरा कैपिटल, और मेरे सामने एक फाइल सरका दी। ये एक्विजिशन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी कस्टडी अग्रीमेंट था, जिसमें साफ लिखा था कि किंगलैंड को अपना कोर सोर्स कोड ऑरोरा की डेजिग्नेटेड क्लाउड में अपलोड करना होगा, और उसके बाद ग्लोबल प्रमोशन और सिक्योरिटी कंट्रोल सब उनके हाथ में होगा। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, ये सीधा सीधा रॉबरी है। तभी साइड डोर खुला और अंदर आई लीना, एलिगेंट सूट में, आंखों में जीत की चमक। उसने कहा, चेन किंग, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ऑरोरा कैपिटल तुम्हें वो दे सकता है जो तियानशिंग कभी नहीं दे पाया। अगर साइन नहीं किया तो कल किंगलैंड ग्लोबली सैंक्शन हो जाएगा, नेशनल डेटा सिक्योरिटी के नाम पर। मैंने उसे देखा, लेकिन गुस्सा नहीं आया, बल्कि राहत मिली। अब असली दुश्मन सामने था। मैंने तुरंत मना नहीं किया, बस कहा कि सोचकर बताऊंगा, और टेरेस पर चला गया। हेई चेंग की रात चमक रही थी, लेकिन मुझे पता था इन लाइट्स के नीचे मेरे खिलाफ काउंटलेस अटैक ऑर्डर्स ऑलरेडी जारी हो चुके होंगे। मैंने फोन निकाला और डायरेक्टर चेन को कॉल किया। डायरेक्टर चेन, प्लान एडवांस करना पड़ेगा, ऑरोरा कैपिटल ने मूव कर दिया है। उसने गंभीर आवाज में पूछा, शाओचेन, क्या तुम पक्के हो?
एक बार शुरू किया तो वापसी नहीं होगी, मैंने ठंडे स्वर में कहा। धीरे धीरे दम घुटने से बेहतर है कि पूरा बोर्ड ही पलट दें। कॉल खत्म करके मैंने फोन में कम्प्लेक्स कमांड चेन डालनी शुरू की। ये वही ट्रोजन था जो मैंने ऑरोरा के लिए तैयार किया था। वो सोर्स कोड चाहते थे तो मैं उन्हें ऐसा परफेक्ट गिफ्ट देने वाला था जो बाहर से फ्लॉलेस दिखे लेकिन अंदर से उनकी पूरी ग्लोबल कंप्यूटिंग नेटवर्क को क्रिपल कर दे। तभी लीना पीछे आकर खड़ी हो गई। उसके हील्स की आवाज टेरेस में गूंज रही थी। उसने पूछा, सोच लिया? ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, हाँ सोच लिया। अपने नए बॉस से कहना किंगलैंड की चीजें वो ले नहीं सकते और अगर ले भी लें तो पचा नहीं पाएंगे। मैंने अग्रीमेंट को उसके सामने टुकड़ों में फाड़ा और हवा में उछाल दिया। उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया और मुझे पता था असली तूफान अगली सुबह आएगा। और वैसा ही हुआ। सुबह होने से पहले ही दुनिया भर के ऐप स्टोर्स ने एक साथ किंगलैंड के प्रोडक्ट्स हटा दिए। वजह बताई गई, डेटा सिक्योरिटी रिस्क। ऑफिस के फोन्स लगातार बज रहे थे। जो पार्टनर्स पहले हेजिटेंट थे अब डर के मारे कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट करने लगे। शाओवांग घबराकर बोला, चेन, ओवरसीज सर्वर्स डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हमारा इंजन स्पाईवेयर बताया जा रहा है। पूरी दुनिया हमें बॉयकॉट कर रही है। मैंने शांत होकर कहा, पैनिक मत करो। जितना ऊंचा उछलेंगे उतनी जोर से गिरेंगे। शाओवांग, प्लान अमानिसेर एक्टिवेट करो। ओपन सोर्स ऑडिट रिपोर्ट ग्लोबल टेक अलायंस को भेजो। मैं कंसोल के सामने बैठा था। स्क्रीन पर हर जगह रेड अलर्ट्स ब्लिंक कर रहे थे। लीना मीडिया में सामने आकर मुझे एक्यूज कर रही थी कि मैंने टेक्नोलॉजी चुराई है। उसकी एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग थी कि कई लोग उस पर यकीन कर रहे थे लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी के सामने झूठ बुलबुले की तरह फूट जाते हैं। मैंने आखिरी कमांड एग्जीक्यूट की। ऑरोरा कैपिटल के सिस्टम में जो मॉनिटरिंग पॉइंट मैंने छुपाकर डाला था वो एक्टिवेट हो गया। वो मेरे कोड को डिसेक्ट करने में लगे होंगे लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं उन्हें अंदर से देख रहा हूं। मैंने आखिरी कमांड टाइप की और वो मॉनिटरिंग पॉइंट एक्टिवेट हो गया जो मैंने ऑरोरा कैपिटल के अंदर छुपाया था। वो मेरे सोर्स कोड के पीछे भाग रहे थे लेकिन असल में वो उसी चीज को खोल रहे थे जो मैंने जानबूझकर उनके लिए छोड़ी थी। सुबह की पहली किरण ऑफिस की खिड़की से अंदर आई और मुझे समझ आ गया अब काउंटर अटैक का समय आ चुका है। ये लड़ाई सिर्फ किंगलैंड के लिए नहीं थी बल्कि ये साबित करने के लिए थी कि टेक्नोलॉजी किसी हेजेमोनिक कैपिटलिज्म का खिलौना नहीं बन सकती। उधर ऑरोरा कैपिटल के लैब में एलीट हैकर्स जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा उन्होंने मेरा फायरवॉल तोड़ दिया है और सेकंड जेन इंजन का कोर एल्गोरिदम हासिल कर लिया है। लीना उनके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी जैसे मैं अब उसके सामने घुटनों पर गिरने वाला हूं। वो बोली, चेन किंग अभी भी नाइव है। इस कोड को ग्लोबल फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट करो। आज से हम कंप्यूटिंग पावर के रूल्स रीराइट करेंगे। जैसे ही उन्होंने मर्ज बटन दबाया मेरे ऑफिस की स्क्रीन पर अचानक गोल्डन कैरेक्टर्स की तेज बारिश होने लगी। मैंने कॉफी उठाई और धीरे से कहा, काउंटडाउन 3, 2, 1, बूम। अगले ही पल ऑरोरा कैपिटल का पूरा ग्लोबल सिस्टम इन्फिनिट लूप में फंस गया। वो लॉजिकल बॉम्ब जो मैंने कोड में छुपाया था एक्टिवेट हो गया। वो डेटा डिस्ट्रॉय नहीं करता था बल्कि मिरर की तरह काम करता था। ऑरोरा कैपिटल ने सालों से जो इलीगल प्रॉफिट्स कमाए थे, जो टेक्निकल लूपहोल्स का इस्तेमाल करके मार्केट मैनिपुलेट किया था, वो सारी एविडेंस रियल टाइम में दुनिया के सबसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ब्रॉडकास्ट होने लगी। मैंने शांत होकर कहा, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। ये डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग पावर पर आधारित फोर्स्ड ब्रॉडकास्ट है। जब तक पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद नहीं होता सच फैलता रहेगा। पूरी दुनिया उस स्क्रीन को देखकर सन्न रह गई। जो लोग किंगलैंड को घेर रहे थे वही अब ऑरोरा कैपिटल के खिलाफ ग्लोबल ट्रायल का हिस्सा बन गए। मल्टीनेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम्स तुरंत एक्टिव हो गईं और उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स एक एक करके भागने लगे। लीना, जिसने मुझे 2 बार धोखा दिया था, वो एक भारी सूटकेस लेकर तूफानी बारिश में पोर्ट पर भाग रही थी। मैं पहले से वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, हाथ में काला अम्ब्रेला लिए। वो घबराकर बोली, चेन किंग, मुझे जाने दो। मुझे भी मजबूर किया गया था। इस सूटकेस में डॉलर्स हैं, सब तुम्हें दे दूंगी। मैंने उसे शांत नजरों से देखा और कहा, लीना, तुम अब भी नहीं समझी। कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे कॉन्शियंस, जैसे वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो तुमने खो दी। दूर से पुलिस सायरन्स करीब आ रही थीं। लीना की टांगें जवाब दे गईं और वो कीचड़ में बैठ गई। उसका सूटकेस पलट गया और नोट भीग कर फैल गए। एक अजीब और व्यंग्यात्मक दृश्य बन गया। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर और पछतावा दिखा। वो बुदबुदाई, अगर उस दिन मैंने बोनस लिस्ट मैनिपुलेट ना की होती। मैंने धीरे से कहा, जिंदगी में अगर जैसा कुछ नहीं होता। जब तुमने 125 के लिए दूसरों की मेहनत कुचली, उसी दिन तुम्हारा अंत लिख दिया गया था। पुलिस उसे लेकर चली गई। मैंने अम्ब्रेला बंद किया और पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अंदर डायरेक्टर चेन बैठा था। उसने मुझे थम्स अप दिया। महीनों की ये नाइटमेयर आखिर खत्म होने वाली थी। 1 महीने बाद किंगलैंड टेक्नोलॉजी ऑफिशियली किंगलैंड ग्रुप बन गई। जो सप्लायर्स पहले हमें ब्लॉक कर रहे थे वो अब लाइन लगाकर माफी मांग रहे थे। टियनशिंग ग्रुप खुद अपना कोर बिजनेस छोड़कर कोऑपरेशन की भीख मांग रहा था और वॉशिंग ग्रुप अब हमारा सबसे मजबूत एलाई बन चुका था। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने अपने रूल्स बदल दिए थे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट और फेयर कॉम्पेंसेशन अब सबसे ऊपर लिखा गया था। मैं अपनी नई हेडक्वार्टर्स की टॉप फ्लोर पर खड़ा नीचे चीयरिंग करते हजारों एम्प्लॉइज को देख रहा था।
लेकिन मेरे दिल में अजीब सी शांति थी। डायरेक्टर चेन मेरे पास खड़े होकर बोले, शाओचेन, तुमने सिर्फ एक बिजनेस वॉर नहीं जीती, तुमने पूरी इंडस्ट्री बदल दी। अब रूल्स तुम तय करते हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं बस इतना चाहता हूं कि जो लोग मेहनत करते हैं जैसे मैंने तब की थी, उन्हें उनका सही ईयर एंड बोनस मिले। तभी शाओवांग दौड़ता हुआ आया और एक्साइटमेंट में रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी। बॉस चेन, बोनस प्लान फाइनल हो गया है। कंपनी में सबसे कम बोनस भी 1500 से शुरू होगा। मैंने बिना देर किए कहा, बहुत बढ़िया, सबको बता दो। जब तक किंगलैन है, मेहनत करने वालों को कभी धोखा नहीं मिलेगा। धूप ऑफिस में फैल रही थी और मेरी नजर उस दीवार पर टंगी हुई 9 युएन की ट्रांसफर स्क्रीनशॉट पर गई। वही मेरी शुरुआत थी और हमेशा याद दिलाने वाला सच भी। कहानी के अंत में मैं फिर उसी जगह लौटा जहां सब शुरू हुआ था। वही होटल, वही प्राइवेट हॉल, यहां तक कि खाने के डिशेस भी लगभग वही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मेन सीट पर मैं बैठा था और मेरे चारों तरफ इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोग बैठे थे। डिनर के दौरान सब खुलकर बातें कर रहे थे। अब कोई ऑकवर्ड साइलेंस नहीं था। डायरेक्टर चेन ने ग्लास उठाया, चेहरा शराब से लाल हो गया था और बोले, चेन किंग, अगले साल का कंप्यूटिंग सेंटर प्रोजेक्ट पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है। मैंने कॉन्फिडेंटली कहा, चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूं, आपके काम मेरे काम है। कुछ राउंड्स के बाद मैं बहाना बनाकर टेरेस पर चला गया। रात की ठंडी हवा और शहर की चमकती नियॉन लाइट्स मेरे सामने थीं। मैंने फोन निकाला और वो पुराना WCAT ग्रुप खोला, जो कभी मेरे लिए बैटलफील्ड था। अब उसमें लीना या संगवाई नहीं थे, बल्कि नए एनर्जेटिक लोग थे जो नए साल के टेक्निकल प्लान्स पर डिस्कस कर रहे थे। मैंने फोन बंद किया और गहरी सांस ली। एक वक्त था जब मैं 1800 युएन के बोनस पर चुप था और आज मैं उस इंडस्ट्री का पल्स कंट्रोल कर रहा था। मैं मुड़ा और बैंक्वेट हॉल की तरफ वापस चला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और अंदर से जोरदार तालियों की आवाज गूंज उठी। और बस ऐसे ही मेरी कहानी यहां खत्म होती है।